हेलो दोस्तों, वेलकम टू रणजी जीएस सेंटर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन करेंगे। इसी वीडियो में दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों, इस चैनल पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। इसका कहना ये था है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में जो अमीर लोग थे, वर्ग के लोग थे, उसके द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण जो है उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। यानी कि जो धनिक वर्ग थे वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है भू संपत्ति में करते थे, जिसके कारण इंडस्ट्री पर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता था और उद्योग जो है जिसका स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाया। उसके बाद 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया। तो ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्होंने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली परमानेंट सेटलमेंट को जो है प्रारंभ किया या शुरू किया। इसे दोस्तों इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अधिकतर एग्जाम में इस्तमरारी, जागीरदारी आता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक लागू था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग जितना भी ब्रिटिश भारत था दोस्तों उसके क्षेत्रफल का 19% हिस्सा जो है ये अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत आता था, हिस्सा था। देखिएगा 19% हिस्सा शामिल। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। यानी जमींदारों के एक नए वर्ग को क्या घोषित किया गया? भूस्वामी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। कंपनी को देना था 10/11 और 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। नेक्स्ट है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। जमींदार क्या थे? एक छोटे पूंजीपति थे। अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवारी व्यवस्था। यानी जैसे ही जमींदारी प्रथा के बाद कॉर्नवालिस जो 1793 ईस्वी में लागू किया था उसके बाद जो है दोस्तों रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था के जन्मदाता थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो याद रखिएगा रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तो ये तमिलनाडु में दोस्तों सबसे पहले लागू किया गया था रैयतवारी बंदोबस्त। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास में भी, बम्बई के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है कुर्ग, वहाँ पर तक लागू किया गया था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवारी व्यवस्था। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। यानी रैयत मतलब होता है दोस्तों किसान, जिसको भूमि का मालिकाना अधिकार या कब्जादारी अधिकार दिया गया था इस प्रथा के अंतर्गत, रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत। और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यानी किसान प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से
स्वयं सरकार को भू राजस्व देगा रैयतवारी व्यवस्था में। उसके बाद है दोस्तों, इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा जो था ये रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए, महालवारी पद्धति। ये जो है दोस्तों महालवारी पद्धति, इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं, मतलब किसान के साथ नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल, मतलब होता था दोस्तों जागीर का एक भाग यानी एक गांव के साथ स्थापित की जाती थी, यानी प्रत्येक गांव से लिया जाता था। महाल मतलब होता है दोस्तों गांव। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तन के साथ लागू की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, यह पद्धति जो है महालवारी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। तो 30% हिस्सा जो है महालवारी पद्धति में शामिल था दोस्तों, और इसका क्षेत्र ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिएगा, औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्क यानी होम चार्जेज से तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल था दोस्तों भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज और भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक जो तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ता और पेंशन जो है दोस्तों ये होम चार्जेज के रूप में लिया जाता था। इतना चीज़ याद रखिएगा। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्क पर भारित नहीं थी। तो इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि या फंड गृह शुल्क पर भारित नहीं होता था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस, इसको याद रखिएगा। ये शब्दावली जो है ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष छूट या रियायत पर को कहा जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या नहीं के बराबर लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य है भारत से धन संपत्ति या माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। ये जो ड्रेन है दोस्तों बहिर्गमन, इसका राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य है कि भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तक इंग्लैंड डेव टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है रमेश चंद्र दत्त, इसको शॉर्ट में आरसी दत्त कहा जाता है। इन्होंने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया और उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ये आरसी दत्त का है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग यानी ग्रॉस रेवेन्यू का आधा भाग प्रतिवर्ष जो है भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जो है ऑफिशियली रूप से ड्रेन थ्योरी को स्वीकार किया गया राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत के में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत यानी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो इसको याद रखिएगा, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी मिलकर किया था, जिसका कार्य था कि भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना। नेक्स्ट है 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। वे मतलब दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे। और दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसका कार्य था भारत के दुख दर्द का प्रचार करना। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है थ्योरी अभी तक कंप्लीट हो गया है। इसी वीडियो में है जो है आपको MCQ भी कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत में उपनिवेश शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज का संघटक नहीं थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन और पेंशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि फंड ये भी थी। भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली फंड ये नहीं थी दोस्तों, यानी तीसरा नहीं थी। बाद बाकी ये दोनों होम चार्ज का ही संघटक थी कंपोजिशन। तो 1 और 2 होगा। इसमें देखिएगा ऑप्शन दोस्तों, इसका बी दिया है 1 और 2, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शब्द इंपेरियल प्रीफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, विशेष छूट के लिए ये शब्द यूज किया जाता था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा यानी अमीर वर्ग द्वारा जो है भूसंपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। यानी अमीर व्यक्ति केवल भूसंपत्ति में ही अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश
करना चाहते थे, इसलिए दोस्तों उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस्तिमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस्तिमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। इसको इस्तिमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, इतना नामों से जाना जाता अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को। और इसमें दोस्तों ब्रिटिश भारत का जो है क्षेत्रफल का 29% हिस्सा इसमें शामिल था अस्थाई बंदोबस्त में, और भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था, और जो है शेष 1/11 भाग था वो अपनी सेवा के लिए अपने पास रखता था। ठीक है दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट के तहत। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार जो है ये छोटा पूंजीपति बन गया था, और ये 1/11 भाग रखता था और 10/11 भाग कंपनी को दे देता था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 5 नंबर, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त जो है शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए दोस्तों 6 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? तो ये जमींदारों से किया गया अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट 7 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो अस्थाई भू राजस्व लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीनों कारण नहीं होगा। कौन इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? सो पूछ रहा है। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपर्युक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस एक को समानतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है कि कानूनी विवाद की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई है जैसे ही कॉर्नवालिस ने व्यवस्था लागू किया। तो इसमें दोस्तों कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण जो है विवाद की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ABC तीनों कथनों में से कोई सही नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखिएगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़ा। इसका कारण ये है दोस्तों, लगान रहित अनुदान भूमि, ठीक है, लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़ा था। चूँकि चारागाह था उस पर भी टैक्स लिया जाता था, चूँकि एक भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चूँकि कृषक मतलब किसान और जमींदार, ये दोनों के बीच भी कभी कभी विवाद हो जाता था दोस्तों। उसके कारण जो है विधिक वादों यानी सबसे ज़्यादा जो है विवादों की, कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई थी। और लगान रहित अनुदान भूमि दिया जाता था, जैसे चारागाह हुआ, परती हुआ, ये सब भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़ा था। तो इसलिए दोस्तों इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका कारण बता सकता है।
इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त, चिर अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था? नहीं दोस्तों, ये गलत होगा। बी नंबर देखिएगा, जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए दोस्तों वे खेतीहरों को पट्टा जारी नहीं किया। ये मेन कारण है, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं था कि आप अगर पट्टा नहीं जारी करते हैं तो आप पे क्या कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, 12 नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये अस्थाई बंदोबस्त का कारण था बिहार में। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा दोस्तों, यानी 1885 में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार जो है प्रदान किए हैं। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदार और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। जमींदार और किराएदार के जो अधिकार थे उसको परिभाषित किया गया है बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? यानी रैयतवारी बंदोबस्त जो है किसने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवारी बंदोबस्त शुरू किया था, इसको याद रखिएगा। और सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है दोस्तों, ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 ईस्वी में शुरू किया था। तो 2 और 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध था? तो ये रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित था। 16 नंबर है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी यानी दोस्तों ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा जो शुरू किया गया था, ये पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था। उसके बाद जो है दोस्तों ये बम्बई में भी कुछ हिस्सा में शुरू किया गया था। उसके बाद ये कुछ जो है मद्रास में भी शुरू किया गया था, यानी दक्षिण और पश्चिम। बम्बई जैसे ही आएगा दोस्तों तो पश्चिम भी आ जाएगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन देखिएगा, पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में, इसका करेक्ट हो जाएगा दोनों, पश्चिम भारत और दक्षिण। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और मद्रास, पश्चिम में भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे के कुछ हिस्सा दोस्तों इसमें शामिल था। यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी मान सकते हैं, क्योंकि लगभग बहुत सारा बॉम्बे का भी हिस्सा इसमें शामिल था, लेकिन मेनली रूप से मद्रास था। तो यानी कि दक्षिण भारत हो सकता है अगर वन चॉइस हो तो, ऐसे दोनों होगा दोस्तों। शुरुआत जो है तमिलनाडु से किया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में जो ना दोस्तों, जो पहले जहाँ शुरू हुआ था उसी को करेक्ट करना चाहिए, तो दक्षिणी भारत ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर मल्टीपल चॉइस रहता तो सी डी दोनों मारते। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, मद्रास। मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो रैयतवारी बंदोबस्त जैसे ही आएगा दोस्तों, तो कैप्टन टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को जरूर याद रखिएगा। और ये कहाँ पे शुरू किया गया था? मद्रास, तमिलनाडु। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो ये दोस्तों टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, इसको जरूर याद रखिए, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। जबकि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस जो है दोस्तों, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही केवल मात्र लागू किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की थी, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की थी। नेक्स्ट दोस्तों, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। हाँ, रैयत मतलब होता है किसान दोस्तों, तो ये ऑप्शन फर्स्ट कथन सही है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, दूसरा नंबर, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो ये भी सही है, क्योंकि उससे लगान डायरेक्टली लेता था, तो इसको ही डायरेक्ट पट्टा जो है दिया जाता था। कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है दोस्तों, कर लगाने से पहले जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कौन सा कथन सही है? तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3। नेक्स्ट 22 नंबर, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, तो स्वयं ये किसान ही था, यानी कि रैयतवारी बंदोबस्त जो था दोस्तों, जिसमें किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता था और स्वयं जो है ये सरकार को भू राजस्व का भुगतान करता था। जबकि जमींदारी प्रथा अस्थाई बंदोबस्त में दोस्तों, जमींदार जो थे वो पट्टा जो है किसान को देता था, फिर किसान जमींदार को देता था भू राजस्व, फिर जमींदार कंपनी को देता था। जबकि रैयतवारी व्यवस्था में किसान डायरेक्टली सरकार को देता था। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता, किसान और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो किसान होता है रैयत मतलब दोस्तों, बस याद रखिएगा, रैयत मतलब किसान और रैयतवारी प्रथा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए 23 नंबर, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में दोस्तों चाय कंपनी की सबसे पहले स्थापना 1839 ईस्वी में हुई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपया की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। नजीरा जो है दोस्तों ये असम में है, यहाँ पर मुख्यालय था इस कंपनी का। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है, द असम कंपनी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी अपवाह सिद्धांत का सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इसी को कहा जाता है दोस्तों ड्रेन थ्योरी। ये आईएएस दोस्तों 1993 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन,
कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके बदले में भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। उसी को दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी की परिभाषा से समझाया था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। रीजन है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ये दोस्तों सही है, धन का निकासी के बदले में कुछ नहीं दिया जाता था, तो इसलिए धन का निकासी स्वरूप जो था अप्रतिफलित निर्यात, यानी निर्यात तो होता था ब्रिटेन धन भारत से, पर उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। तो इसी के दोस्तों, और ये जो कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। संतुलन अनुकूल था व्यापार, ये नहीं था दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो जाता था धन उसके बदले वहाँ से नहीं आता था, तो संतुलित कैसे हो जाएगा व्यापार? व्यापार संतुलन अनुकूल था, अनुकूल था पूछ रहा है, ऐसे तो ऑप्शन जो होना चाहिए दोस्तों ये गलत होना चाहिए। ब्रिटिश काल में जो समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ये नहीं था, क्योंकि इधर से ज़्यादा था उधर से नहीं, यानी बैलेंस में नहीं था, संतुलन अनुकूल नहीं था। ऐसे ऑप्शन दिया है दोनों, ए और आर दोनों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये स्टेटमेंट जो है सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया है दोनों सही है और रीजन जो है एक की व्याख्या करता है। ये जो है समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, अनुकूल कैसे कर सकते हैं दोस्तों? प्रतिकूल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो धन का निकास होता था तो उसके बदले में भारत को कुछ प्रतिफलित नहीं होता था। ये दोस्तों व्यापार संतुलन अनुकूल कहने का तात्पर्य होता है, ये इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है, कि अगर ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तो आपका व्यापार संतुलन अनुकूल है। तो चूंकि भारत से ज़्यादा धन बाहर जाता था, एक्सपोर्ट होता था, पर इंपोर्ट वहाँ से ब्रिटेन से कुछ नहीं होता था, इसलिए कहा रहा है कि समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो इस हिसाब से दोनों सही है दोस्तों, और रीजन सही उसका व्याख्या करता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल होने का मतलब होता है इस इकोनॉमिक्स में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं तो आपका व्यापार बैलेंस माना जाता है, संतुलित माना जाता है। तो धन का जो निष्कासन होता था भारत से ब्रिटेन जाता था, तो ये तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता था, लेकिन इंपोर्ट तो वहाँ से उसके बदले निर्यात के बदले कुछ आयात नहीं होता था वहाँ से ब्रिटेन से। इसका मतलब भारत का व्यापार क्या था? संतुलन अनुकूल था ब्रिटिश काल में। तो दोनों सही है और ये रीजन जो है इसका सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था? तो आर्थिक आलोचक जो था दोस्तों दादा भाई नौरोजी सही था, जी सुब्रमण्यम अय्यर जो था ये भी दोस्तों था, और आर.सी. दत्त, ये दोनों पढ़े हैं। और ये भी दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर भी ड्रेन थ्योरी तो नहीं दिया था, पर ये बहिर्गमन सिद्धांत को समझाया था। इसका करेक्ट ऑप्शन तीनों हो जाएगा, 1 2 3 दोस्तों। IAS 15 में पूछा है, देखिए एक्सप्लेनेशन। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवी ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें से 3 लोग का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे
और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। ये 3 व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है। इन तीनों के अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये 2 हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे दोस्तों, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। तो इसलिए इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी, इसको भी याद रख लीजिए, महादेव गोविंद रानडे और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त, इसके अलावा GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो इसका विरोध करता था दोस्तों सर सैयद अहमद खान। ये अंग्रेज के वफादार थे दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान, ये बहुत जगह आएगा। और ये कांग्रेस का भी विरोध करता था। नेक्स्ट 30 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल पे? उदारवादी दल के चुनाव टिकट पर लड़ा था। और हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों 1892 1892 याद रखिएगा, 1892 लिबरल पार्टी के टिकट पर जीता था। उसके बाद आइए दोस्तों 32 नंबर, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ। अनुद्योगीकरण, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों दोस्तों, यह पर अनुद्योगीकरण जो है यह 1813 में शुरू हुआ। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी व्यापार अधिकार जो है मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ख़त्म कर दिया गया 1813 के एक्ट के तहत। और दूसरा ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। और ये चाय और चीन दोनों का अधिकार दोस्तों 1833 एक्ट के माध्यम से पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ, अनुद्योगीकरण बहुत तेजी से शुरू हुआ। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुत करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया, ये अनुद्योगीकरण से। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बताया गया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ये गलत है दोस्तों, ये नहीं किया था। सिर्फ ड्रेन थ्योरी को दादा भाई नौरोजी ने बताया था फर्स्ट। तीसरा देखिएगा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। नहीं, वो सामाजिक बुराई पर नहीं ध्यान दिया था,
केवल सही कथन एक है दोस्तों। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। केवल 1 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 35 नंबर। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो इसको दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है इसका विचार था कि भारत में जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 36 नंबर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में दोस्तों सिंचाई व्यवस्था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सर आर्थर कॉटन। ये सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है दक्षिण भारत में। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे, अभियंता। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये जो है भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था कि भारतीय कृषि का क्या किया गया? वाणिज्यीकरण किया गया। भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुआ? ये तो नहीं हुआ। हस्तशिल्प जो है आर्टिसियन को तो ये खत्म कर दिया आर्थिक ब्रिटिश द्वारा। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या नहीं, अंग्रेज के स्वामित्व वाले संख्या में। भारत में तो ऐसे कारखाना का निर्माण ही नहीं किया गया। औद्योगिक क्रांति तो ब्रिटेन में आया। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई? ये भी नहीं होगा दोस्तों। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया 19वीं शताब्दी में। ये अंग्रेजी शासन का एक रिजल्ट है, परिणाम है। तो वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप इस वीडियो को धैर्य से देखिएगा 1-2 बार। आपको सारा ब्रिटिश इंडिया में जो है आर्थिक शोषण किस तरह से हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।